हेलो गाइस, नमस्ते। माय नेम इज निहारिका एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आपको पता है हम पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो यूनिट 9 है फॉर यूजीसी नेट पेपर उसको कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल 1 मैंने अपडेट कर दिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर मॉड्यूल 2 जिसमें वी विल स्टडी अबाउट इकोलॉजी, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, क्योंकि इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में फ्रॉम यूनिट 9, सो इट बिकम्स important to study these units. Okay, now before we move further, an information for you all that Unacademy is launching the most competitive gamified NTA UGC net battle which is called Unacademy Combat. ना इसके जो फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि जो एक्सटेंसिव कॉम्बैट्स होंगे ये आपका हर एक सिंगल सब्जेक्ट कवर करेगा। रियल टाइम लीडर बोर्ड्स होंगे आफ्टर एवरी क्वेश्चन ताकि हर एक लर्नर लर्न कर पाए। क्वेश्चंस क्यूरेट यहाँ पे किए गए हैं अनअकैडमी के बेस्ट एनटीए नेट एजुकेटर्स के द्वारा। ऑल्सो पर्सनलाइज्ड स्कोरिंग और रेटिंग भी आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प करेगा टू मेजर योर प्रोग्रेस, और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे आफ्टर एवरी कंटेस्ट ताकि अगर कुछ गलती हो तो आप नेक्स्ट टाइम उसमें सुधार कर पाओ। सो इसका जो सारा लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड वहां पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रही हैं। ऑल्सो you see here the NTA UGC net iconic which is launching really very soon, and the upcoming batches for NTA UGC net. Now these courses are curated by top educators and the new batches are starting from 7th January 2021 and this will help you to crack NTA UGC net and boost करेगा आपका preparation and will help you in building your concepts. Also जब आप एनरोल करोगे सो यू कैन यूज माई कोड निहारिका जायसवाल, तो आपको क्या मिलेगा उसमें 10% ऑफ मिल जाएगा। सो ये रेफरल कोड यूज करके यू कैन बीट द अपकमिंग प्राइस हाइक। सो डू नॉट फॉरगेट to use my code Niharika Jaiswal. Also we have online classes for NTA UGC net. Now you can prepare for NTA UGC net from the convenience of your home. घर में बैठ के आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं for NTA UGC net. We offer courses for NTA paper 1, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो अगर आपका कॉमर्स मैनेजमेंट है तो आप पेपर 1 और कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट है एज इन हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो सिर्फ आप पेपर 1 का ही इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते हो एंड पेपर 2 का आप यू कैन प्रिपेयर खुद से बाय सेल्फ स्टडी। और डेमो लेक्चर्स आपको चाहिए रजिस्टर करना है हमारे कोर्सेज में फॉर जून 2021। यू कैन विजिट अवर वेबसाइट niharikajaiswal.com और यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन 7839575509। ऑल्सो जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो इंक्लूड करता है PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, स्ट्रैटेजी वीडियोज भी होती हैं ताकि हर एक वीडियो को आप अप्रोच करना सीख पाओ। नेक्स्ट वी हैव पर्सनलाइज्ड कोचिंग। आप जो भी एनरोल करोगे ऐसा नहीं है कि एक बार एनरोल कर दिया, कुछ इंटरेक्शन नहीं है, 1-to-1 इंटरेक्शन है। कोई भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली रीच टू मी, और वी हैव मॉक टेस्ट, सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल्सो हमारा कोर्स जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। दैट मीन्स आप एक बार एनरोल करोगे, फी पे करोगे, आपको जितने भी अटेम्प्ट्स दो आपको फिर दोबारा फी पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ यू कैन अगेन डेमो लेक्चर्स एंड रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट अवर वेबसाइट niharikajaiswal.com या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 7839575509 एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे is information about these classes. Now let's begin with our lecture. Hey guys, welcome to module 2 of people development and environment for UGC net paper 1. In today's video we will be discussing about ecology, types of ecology and importance of ecology. इकोलॉजी क्या होती है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आए हैं एंड दैट मेक्स इट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है इंक्लूडिंग ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी सिस्टम एंड बायोस्फीयर। इकोलॉजी एक स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो अभी मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में पढ़ाया, एनवायरनमेंट एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। स्टडी क्या होती है? एक ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए,
ह्यूमन बींग्स हो गए और जो एनवायरनमेंट है उसके बीच की, ऑर्गेनिज्म द एनवायरनमेंट एंड, और कैसे जो ऑर्गेनिज्म जो भी मैंने बताए ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे जो इंटरैक्ट करते हैं, जब हम इसकी कुछ पढ़ाई करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। इट इज स्टडीड एट वेरियस लेवल सच एज ऑर्गेनिज्म, आप ऑर्गेनिज्म के लेवल पे पढ़ सकते हो इकोलॉजी को, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हो, कम्युनिटी, बायोस्फीयर या इकोसिस्टम। नाउ इकोलॉजिस्ट का प्राइमरी गोल क्या है, इंप्रूव द सराउंडिंग, improve their understanding of life processes, adaptations and habitats, interactions and biodiversity of organisms। तो क्या है इकोलॉजिस्ट का क्या प्राइमरी, जो इकोलॉजिस्ट जो इकोलॉजी को पढ़ते हैं इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जो इकोलॉजिस्ट का प्राइमरी गोल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना लाइफ प्रोसेसेस की, जो लाइफ प्रोसेस हम लोग जो सारे होते हैं उनके प्रति अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, अडेप्टेशन और हैबिटेट के बारे में पढ़ना, और इंटरेक्शन और बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसे इंक्लूड करता है, ह्यूमन साइंस को भी, कम्युनिटी को भी, इकोसिस्टम, सारा कुछ जो एनवायरनमेंट का इसमें आ जाता है। और ये स्टडी करता है कि कैसे जो है ऑर्गेनिज्म जो है इस धरती पे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक मैं आपको बता चुकी हूँ। मेन एम क्या है, अंडरस्टैंड करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अंडरस्टैंड करना। बायोटिक एंड एबायोटिक इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो जो भी कैसे एनवायरनमेंट के साथ घुलते मिलते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, वो इकोलॉजी जो है वो स्टडी करता है। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसा कि मैंने बताया, फिर से बता दे रही हूँ, लिविंग फैक्टर्स होते हैं इकोसिस्टम के, जो लिविंग फैक्टर्स हैं जिनके अंदर जान है, बैक्टीरिया, एनिमल्स, बर्ड्स, फंजाई, प्लांट्स एक्सेट्रा। एबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स आते हैं इकोसिस्टम में। ध्यान रखिएगा हमेशा फिजिकल फैक्टर्स आपके एबायोटिक हुए। ये क्या है, could be acquired from the atmosphere, एटमॉस्फेयर से हो सकते हैं, लिथोस्फेयर से हो सकते हैं, हाइड्रोस्फेयर से हो सकते हैं, सब हम आगे आपको टर्म्स पढ़ाएंगे। अब ये एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड सनलाइट, सॉइल, एयर, मॉइस्चर, मिनरल्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं जैसे सनलाइट, उसके अंदर कोई जान नहीं, सॉइल मिट्टी, एयर जो हम लोग सांस लेते हैं, मॉइस्चर, मिनरल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है इनको हम एबायोटिक के अंदर डालते हैं। आई होप इतना सादा क्लियर है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ इकोलॉजी क्या है, एक होती है आपकी ग्लोबल इकोलॉजी, ये किसके साथ डील करती है, अर्थ, इकोसिस्टम, लैंड, एटमॉस्फेयर और ओशंस के साथ। ये हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करती है लार्ज स्केल इंटरेक्शन। ग्लोबल इकोलॉजी की बात करें तो लार्ज स्केल जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमंस, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच, और उसका इन्फ्लुएंस क्या है हमारी प्लैनेट अर्थ पर, वो ये स्टडी करता है। लैंडस्केप ये क्या है, ये जो लैंड पे जो चीजें पाई जाती है, एनर्जी, मटेरियल, ऑर्गेनिज्म एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये किस पे लाइट थ्रो करती है, रोल ऑफ ह्यूमन इंपैक्ट ऑन द लैंडस्केप स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। किस पे लाइट थ्रो करती है कि जो ह्यूमन है उनका रोल क्या है, ह्यूमंस कैसे इंपैक्ट करते हैं लैंडस्केप को, स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शंस को, ये वो स्टडी करती है। इकोसिस्टम ये पूरे इकोसिस्टम से डील करती है, ये वाली इकोलॉजी स्टडी करती है इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और उनका रिश्ता क्या है एनवायरनमेंट के साथ, और उनका रिश्ता क्या एनवायरनमेंट के साथ, ये वो पढ़ती है। दिस साइंस रिसर्च हाउ इकोसिस्टम वर्क, इकोसिस्टम अभी हम आगे पूरा एक मॉड्यूल आपको पढ़ाएंगे, इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, आपस में लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये पूरा ये इकोसिस्टम ये इकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। देन वी हैव कम्युनिटी इकोलॉजी, ये किससे डील करती है, स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड बाय इंटरैक्शंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया। ये किससे डील करती है, कम्युनिटी, जैसे कोई कम्युनिटी है, एक कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जो एक पर्टिकुलर डिफरेंट स्पीशीज की है, जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में रह रही है, वो क्या कम्युनिटी है, तो ये उसको स्टडी करती है। हाउ जो कम्युनिटी है वो कैसे स्ट्रक्चर करती है, उसका इंटरेक्शन कैसे मॉडिफाई होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो इकोलॉजी है वो इसमें स्टडी की जाती है। इकोसिस्टम में इकोसिस्टम की लैंडस्केप में जो लैंड के पास आसपास चीजें पाई जाती है, ग्लोबल ये लार्ज स्केल इंटरेक्शन होता है। तो ये टाइप्स ऑफ इकोलॉजी है हमारे पास। फिर है पॉपुलेशन इकोलॉजी,
ये क्या है, ये कौन से फैक्टर्स के साथ डील करती है, जो ऑल्टर करते हैं, जो चेंज करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं जेनेटिक कंपोजिशन एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नो, ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए, ये इंसान हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनमें जो जेनेटिक कंपोजिशन होती है ना, कि जेनेटिक कंपोजिशन कैसे जीन्स है उनको जो स्टडी करता है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी होता है। इकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन फ्लक्चुएशंस। इकोलॉजिस्ट किसमें इंटरेस्टेड होते हैं, जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म का है, उसका साइज कितना है, ग्रोथ कैसी हो रही है, उसका अदर पॉपुलेशन के साथ क्या इंटरेस्ट है। और बायोलॉजी में क्या है, पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन। ये मैंने आपको किसमें पढ़ाया है, पॉपुलेशन मैंने आपको पढ़ाया है रिसर्च में, तो आपको याद होगा कि रिसर्च क्या है। तो अब पॉपुलेशन क्या है, तो अब यहाँ भी पॉपुलेशन आ गई है, कैसे, जो सेम स्पीशीज, जैसे सेम फीचर हमने बताया था ना, जो सेम स्पीशीज है जो एक गिवन प्लेस में गिवन टाइम में है, उन सारे इंडिविजुअल्स का जो कलेक्शन होता है उसे पॉपुलेशन बोलते हैं ना। बर्थ एंड इमिग्रेशन आर द मेन फैक्टर्स दैट इंक्रीज द पॉपुलेशन। जैसे कि इंसान जो है वो अपने बच्चों को जन्म देता है, तो बर्थ, इमिग्रेशन, जैसे बर्थ में जो इमिग्रेशन होता है, ये दो मेन फैक्टर्स है जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, और डेथ और एमिग्रेशन इससे पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी एग्जामिन्स द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। क्या, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना और डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी का क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एक गिवन वॉल्यूम, एक इतने वॉल्यूम ऑफ एरिया, एक इतने वॉल्यूम, इतने एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ये क्या मदद करता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज की एंडेंजर तो नहीं है, जैसे कि आप समझते हैं न्यूज में आता है, एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज में, कि ये स्पीशीज जो है वो एंडेंजर हो गई है, मतलब खतरे में है, या ये स्पीशीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी के थ्रू पता चलता है। ठीक है, और इट्स नंबर इज टू बी कंट्रोल, या तो फिर वो इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए इकोसिस्टम में हमारे कि उनको कंट्रोल करना पड़े, और रिसोर्सेज टू बी रिप्लेनिश्ड, तो ये ज्यादा है कम, ये सब पॉपुलेशन इकोलॉजी के तहत पढ़ा जाता है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजमल इकोलॉजी। ये इकोलॉजी क्या स्टडी करती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो इसका बिहेवियर, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, सब इसमें स्टडी की जाती है। एक ही ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस, एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर क्या है जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये वो टेस्ट करती है। इट लुक्स एट हाउ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे इंटरैक्ट करता है अपने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। इकोलॉजी फीचर्स हाउ ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू दीज नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर सराउंडिंग। इसमें क्या, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। देन ये जो नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स है उनके साथ कैसे अडेप्ट करता है, और इंडिविजुअल स्पीशीज कैसे रिलेट करते हैं, वेरियस अडेप्टेशन लाइक फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल अडेप्टेशन, ये तरीके के टाइप के अडेप्टेशन है जो इंडिविजुअल स्पीशीज अडॉप्ट करते हैं। देन वी हैव मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। ये इकोलॉजी क्या है, किस पे फोकस करती है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन्स है कैसे ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। तो मॉलिक्यूलर मींस यहाँ पे प्रोटीन का स्टडी किया जाता है। ये किस पे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। डीएनए फॉर्म्स द प्रोटीन्स दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट, दिस इंटरैक्शन गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो जो डीएनए फॉर्म्स जो अलग अलग तरीके के होते हैं वो प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और कुछ राइज देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को। तो उन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को हम किसमें पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने इकोलॉजी का मीनिंग समझ लिया, टाइप समझ लिए, अब इंपॉर्टेंस क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, हमें इकोलॉजी हमें समझने में मदद करती है कि हमारे एक्शंस जो है हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं। ये शो करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं किस एक्सटेंट तक डैमेज कर लेते हैं हमारे डैमेज कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हमें इकोलॉजी की समझ नहीं होगी कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ कैसे इफेक्ट इंटरैक्ट करते हैं, अगर हमें इसकी समझ नहीं होगी तो हमारा जो लैंड और एनवायरनमेंट है वो पूरा डिग्रेड होता चला जाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये हमें क्या भी समझने में मदद करती है कि कोई अगर स्पीशीज है तो वो एक्सटिंक्ट हो रहा है या एंडेंजर हो रहा है। ये जब हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जैसे कि डायनासोर्स, व्हाइट शार्क, मैमोथ्स, ये सब क्या है, एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, तो हमें इकोलॉजी की स्टडी के थ्रू पता चलता है। तो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमें मदद करती है कि हम उन्हें किसी डेंजर से बचा पाए।
रिसोर्स एलोकेशन, अगर हमें इकोलॉजी की नॉलेज होगी तो हमें पता होगा कि कौन सी रिसोर्सेज नेसेसरी है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए कौन सी रिसोर्सेज जरूरी है। अगर हमें इकोलॉजी की पूरी नॉलेज नहीं होगी तो या तो फिर हम वो जो रिसोर्सेज जिन ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है हम उनको ज्यादा यूज कर जाएंगे, उनकी स्कार्सिटी या डेप्रिवेशन हो जाएगा जो कंपटीशन के लिए उन्हें उत्सुक करेगा। तो रिसोर्स एलोकेशन कहाँ पे किसको देनी है हम इकोलॉजी के थ्रू समझते हैं। देन वी हैव एनर्जी कंजर्वेशन, ये क्या है कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर हमें इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम एनर्जी रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, जैसे लाइट है, न्यूट्रिशन है, रेडिएशन है, और फिर उसका क्या डिप्लीशन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि किसको कितनी एनर्जी की जरूरत है। तो जब हमें पता चल जाएगा इसको इतनी एनर्जी की जरूरत है और जो हमारे पास एनर्जी वो इतनी चलेगी, तो हम क्या कर पाते हैं, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज जो है हमें अननेसेसरी वेस्टेज जो भी एनर्जी रिसोर्सेज है सबसे बचाती है। देन वी हैव इको फ्रेंडलीनेस, इकोलॉजी एनकरेजेस हार्मोनियस लिविंग विद द स्पीशीज एंड अडॉप्टेशन ऑफ अ लाइफस्टाइल दैट प्रोटेक्ट्स द इकोलॉजी ऑफ द लाइफ। तो इको फ्रेंडलीनेस बढ़ाती है इकोलॉजी हमें, जब हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो हमें समझते हैं कि कितना जरूरी है ह्यूमन और जो एनवायरमेंट उनका साथ साथ चलना, और हमें ऐसी अडॉप्शन ऑफ लाइफस्टाइल की तरफ प्रेरित करते हैं जिससे हम इकोलॉजी को बचाएं। देन अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इकोलॉजी की, तो ह्यूमन इकोलॉजी जो होती है ये रिलेशनशिप स्टडी करती है ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में, क्योंकि ह्यूमन इकोलॉजी नाम है। इट एम्फसाइजेस द इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑन द एनवायरमेंट एंड गिव्स नॉलेज ऑन हाउ वी कैन इंप्रूव आवरसेल्व्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। तो ये हमें क्या मदद करती है, ये क्या एम्फसाइज करती है कि जो एनवायरमेंट है हमारा और नॉलेज है कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। देन वी हैव नीश कंस्ट्रक्शन, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म ऑल्टर द एनवायरमेंट for the benefit of themselves। नीश कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम एग्जांपल बस हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये आ चुका है ये एग्जाम में। नीश कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये स्टडी कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट को कैसे ऑल्टर कर सकते हैं खुद के बेनिफिट के लिए और दूसरे के बेनिफिट और जो अदर लिविंग बीइंग्स है उनके बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो टर्माइट्स होते हैं वो दे क्रिएट 6 feet tall mound and at the same time feed and protect their entire population। जो टर्माइट्स होते हैं वो 6 feet tall का माउंड जो है वो खोद देते हैं और उसी टाइम पे जो अपनी एंटायर पॉपुलेशन है उनको फीड और प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये नीश कंस्ट्रक्शन होता है। तो जहां पे हम समझते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे एनवायरमेंट को ऑल्टर करता है, इफेक्ट करता है, चेंज करता है खुद के बेनिफिट के लिए और अदर लिविंग बीइंग्स के लिए। जैसे टर्माइट ने अपने लिए एक माउंट बनाया और साथ साथ उसने दूसरा जो पूरी एंटायर पॉपुलेशन है टर्माइट्स की उनको भी फीड किया और उनको भी प्रोटेक्ट किया, क्योंकि वो भी उस माउंट में आके रह सकते हैं। तो इसको नीश कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नीश कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये इकोलॉजी का छोटा सा पार्ट था जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर मुझसे पूछिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। बाय।